पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। ज्वार की उन्नत किस्में एवं वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी। पपीते की नर्सरी तैयारी एवं रोपाई तकनीक पर जानकारी। मृदा और जल संरक्षण पर तकनीकी जानकारी। हमारे राज्य में ज्वार की खेती दाने तथा हरा चारा दोनों के लिए ही की जाती है और अपने प्रदेश में दाने के लिए इसकी खेती लगभग 2,53,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, जबकि इसकी औसत उपज 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इसके कम उपज के कारणों पर गौर करें तो उसमें किसान द्वारा उन्नत किस्मों का चुनाव न करना तथा इसकी खेती वही परंपरागत तरीके से करना। अतः हमारे जो किसान खरीफ ज्वार की खेती करना चाहते हैं तो वो कौन सी किस्म का चयन करें तथा इसकी खेती की वैज्ञानिक तकनीक क्या है, इस बारे में जानने के लिए देखिए अन्नदाता की ये विशेष प्रस्तुति। ज्वार की वैज्ञानिक खेती, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं भूमि के चयन व उसकी तैयारी पर। ज्वार की खेती के लिए मध्य दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6 से 8.5 हो, जिसमें वर्षा के जल को संग्रहित करने की क्षमता हो तथा जहां पर जल निकास की व्यवस्था हो, ज्वार की खेती के लिए उपयुक्त है। खेत का चुनाव करने के बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 से 3 बार देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई कर लें तथा खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। किसान भाइयों, आइए अब बात करते हैं उन्नत किस्मों के चुनाव की, जिसमें CHS5, CHS6, CHS9, CHS14 एवं CHS18, जवाहर ज्वार 741, जवाहर ज्वार 938, जवाहर ज्वार 1041, SPB 1122 ये किस्में तनाछेदक इल्ली, पूर्ण चित्ती रोग व मिट्टी के रोगों के लिए प्रतिरोधता सहन करने की आनुवांशिक क्षमता रखती हैं। बीज बोते व लेते समय कुछ बातों को ध्यान में रखें, जैसे अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित जाति को ही खरीदें और फिर उस बीज का प्रयोग बुवाई के लिए करें। किसान भाइयों, आइए अब बात करते हैं बीज की मात्रा पर। इसमें बीज की मात्रा 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है और बुवाई का उपयुक्त समय जून से जुलाई तक है। यदि वर्षा प्रारंभ न हो तो इसकी बुवाई देर से की जा सकती है। बीज को बोने से पूर्व 2 से 2.5 ग्राम थीरम या मैनकोजेब से प्रति किलोग्राम को उपचारित जरूर कर लेना चाहिए। इसके पश्चात 5 से 10 प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें और फिर उसे सुखा लें। ज्वार की बुवाई सीड ड्रिल से या हल के पीछे कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हुए करें। बुवाई से 8 से 10 दिन के बाद विरलन का कार्य अवश्य करें। आइए अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। 2-3 वर्षों में एक बार बोनी से पूर्व 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में अवश्य डालें। उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। उत्तम उपज प्राप्त करने के लिए संकर जातियों के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस व 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा बोनी के समय बीज के नीचे दें। उर्वरक को बीज के साथ मिलाकर ना दें।
नत्यजन के शेष भाग को जब फसल 30 से 35 दिन की हो, यानी पौधे जब घुटनों की ऊंचाई के हो जाएं, तब पौधों से लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर साइड ड्रेसिंग के रूप में देकर डोरा चलाकर भूमि में मिलाएं। आइए अब बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। जब फसल 15 से 20 दिनों की हो जाए, तब पहली बार कुल्पा या डोरा चलाएं व आवश्यकता अनुसार निदाई करें और दूसरी निदाई गुड़ाई 30 से 35 दिन बाद करें। खरपतवारों के नियंत्रण हेतु एट्राजिन सीमाजिन 0.5 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व का उपयोग अंकुरण से पहले 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सिंचाई प्रबंधन। वर्षा की फसल होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फसल में भुट्टे आने के समय व दाना भरते समय खेत में नमी रखना आवश्यक है। अतः इस अवस्था में नमी की कमी हो तो सिंचाई अवश्य करें। अधिक वर्षा होने की स्थिति में जल निकास का उचित प्रबंधन आवश्यक है। आइए अब बात करते हैं अंतर्वर्ती फसलों की। ज्वार के साथ अंतर्वर्ती खेती के रूप में सोयाबीन, लोबिया, अरहर, मूंगफली आदि की फसल को लेकर अच्छा लाभ उठा सकते हैं। पौध संरक्षण। ज्वार की फसल में विभिन्न कीट व रोगों का प्रकोप होता है, जो इसके उत्पादन पर सीधे प्रभाव डालते हैं। इसमें लगने वाले प्रमुख रोगों में पर्णचित्ती रोग, कंडवा रोग एवं फफूंद रोग हैं। इसमें लगने वाले कीट हैं तनाछेदक इल्ली, बीज मक्खी, भुट्टे की इल्ली इत्यादि। रोग व कीटों के प्रबंधन के लिए एकीकृत प्रबंधन विधि को अपनाना होगा। कीट नियंत्रण हेतु प्रतिरोधी किस्मों को लगाएं, गर्मी की गहरी जुताई करें तथा फसल पर कीट आक्रमण होने पर नीम निर्मित दवा एवं कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। इस तरह उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर यदि किसान भाई आप ज्वार की खेती करते हैं तो 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जिस प्रकार मानव को अपने जीवन यापन करने के लिए भोजन, पानी, घर आदि की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार फसल के लिए मृदा और जल की आवश्यकता होती है। परंतु कृषि उत्पादों के अधिक दबाव के कारण हम वनों तथा चारागाहों को खेती के लिए बदलते गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज उपजाऊ भूमि का कटान तथा घटते घटते भूजल स्तर के कारण हमारे सामने विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी हैं। अतः इन विकट परिस्थितियों से कैसे बचा जाए, इसके लिए मृदा और जल संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाया जाए, जिससे हम भावी पीढ़ी को प्रकृति की इस वरदान का अच्छा लाभ दे सके। इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी है। किंतु ये भी एक यथार्थ सत्य है कि कृषि को मॉनसून का जुआ भी कहा जाता है और ऐसा कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि आज भले ही देश विकास की ओर अग्रसर है, परंतु आज भी देश की कृषि वर्षा पर आधारित है तथा देश में आज भी सिंचित क्षेत्र काफी कम है। अतः कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश में जितनी भी वर्षा होती है तो उसके जल को संग्रहण कर रखा जाए और इसके लिए ये आवश्यकता है कि कृषक अपने स्तर पर ही जल संग्रहण की विधियों को अपनाए, जिससे कृषकों को कृषि हेतु अधिक जल की प्राप्ति हो सके, साथ ही अन्य कामों में भी इस जल का प्रयोग किया जा सके। भारत वर्ष में ज्यादातर हिस्सों में वार्षिक वर्षा जल का लगभग 70 से 80% मानसून के 3 महीनों से प्राप्त होता है तथा बाकी के 9 महीनों में सिर्फ 20 से 30% ही वर्षा होती है। अनिश्चित वर्षा जल वितरण के कारण जहां मानसून में वर्षा जल का अधिकांश पानी नदी नालों में बहकर बेकार चला जाता है और मृदा अपरदन एवं बाढ़ जैसी समस्याओं को जन्म देता है, वहीं बाकी के 9 महीनों में ज्यादातर कृषि योग्य भूमि असिंचित रह जाती है। जहां पर सिंचाई का मुख्य साधन भूजल होता है, वहां पर भूजल के अनियंत्रित दोहन से
भूजल का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। प्रतिवर्ष औसतन 1 से 4 मीटर तक भूजल में गिरावट देखी गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। अतः अभी से समय रहते जल संरक्षण तकनीकों को अपनाया जाए तो इन समस्याओं से आसानी के साथ निपटा जा सकता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं जल संरक्षण की कुछ विधियों पर। विगत वर्षों में वर्षा की स्थिति को देखते हुए अब वर्षा के जल को संरक्षित करना जरूरी हो गया है। इस जल को संरक्षित करने के उपाय आगे बताए अनुसार हैं। नदी नालों में स्पॉट डैम का निर्माण। नदी एवं नालों पर यदि स्पॉट डैम का निर्माण एक निश्चित दूरी के अंतराल पर कर दिया जाए तो इससे भूमि नदियों की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंची नीची भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इस फार्म फंड का निर्माण जो किया गया है उसमें लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं और 1200 क्यूबिक मीटर इसका कैपेसिटी है। कैचमेंट एरिया के हिसाब से इसको बड़ा या छोटा बनाया जा सकता है। अगर ज़्यादा कैचमेंट है तो इसको बड़ा बनाया जा सकता है और कम कैचमेंट एरिया तो इसको छोटा बनाया जा सकता है और उसी के हिसाब से इसकी लागत भी अलग अलग होती है। यहाँ पर इस फार्म पॉन्ड के अंदर जितना भी पानी आता है उसको मछली पालन के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की सिंचाई करने के लिए और फार्म की अन्य फसलों के लिए सिंचाई के लिए हम काम में लेते हैं। और ये पानी बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का, उच्च क्वालिटी का पानी है और इसको अगर थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखें तो पेयजल के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो जो ये हार्वेस्टेड रेन वाटर है उसको पेयजल की गुणवत्ता इसकी देखते हुए हम इसको पेयजल के रूप में काम में ले सकते हैं। पशुओं को पिलाने के लिए काम में ले सकते हैं और सिंचाई और मछली पालन ये सब तो काम इसके है ही। इस प्रकार किसान भाई अगर ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं तो वो पानी की बहुआयामी उपयोग कर सकता है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार। पुराने पड़े तालाबों की साफ सफाई करके उन्हें नए तरीके से सजाने और संवारने का समय अब आ गया है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। किसानों द्वारा खेतों में समूचे बांधों का निर्माण। बरसात में खेतों में मेड़ न होने के कारण वर्षा का जल बहकर बेकार चला जाता है। अतः प्रत्येक को अपने अपने खेतों में मेड़ बंदी कराना बहुत जरूरी है। कुएं के पास सोख्ता निर्माण। कुओं, ट्यूबवेल और हैंडपंपों के पास 2 से 3 मीटर हटकर गोलाई में गड्ढा करके उसमें बड़े बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर सबसे ऊपर रेत भरें, जिससे वर्षा का जल सोखकर कुओं में पहुँचे। नहरों नालियों की सफाई। नहरों एवं सिंचाई नालियों की तलहटी में घास फूस और मिट्टी इकट्ठा होकर जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः गर्मियों में नालियों और नहरों को साफ करना चाहिए। सिंचाई जल की कमी को देखते हुए कृषकों को चाहिए कि सिंचाई के लिए फव्वारा, बूंद बूंद पद्धति का उपयोग करें। इससे कम समय में अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो सके। इस प्रकार आप वर्षा जल का संग्रहण करके पीने के पानी की समस्या से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, साथ ही फसलों की सिंचाई करके अच्छी उपज भी ले सकते हैं। ये महाविद्यालय में प्लास्टिक रेखीय जलकुंड का ये निर्माण किया गया है। खास करके ज़्यादातर जो हम तालाब बनाते हैं वो पर्कुलेशन पॉन्ड के नाम पर रिचार्जिंग के लिए ही बनाते हैं। तो जहाँ पर भूजल बहुत ज़्यादा खा रहा है वहाँ पर हम प्लास्टिक रेखीय जलकुंड का निर्माण करते हैं और उसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके अंदर डाइल्यूशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है। जैसा कि आगामी समय वर्षा का है, ऐसे में जो किसान भाई वर्षा जल को संग्रहित करना चाहते हैं वे फार्म पॉन्ड, तलाई, चेक डैम इत्यादि बनाकर व्यर्थ बहने वाली वर्षा जल को संग्रहित करके खेती के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ये जो है, ये जो तालाब बना हुआ है, इसका ये इनलेट है जहाँ से पानी, बारिश का पानी इसके अंदर से आता है और सामने जो दिख रहा है उससे ये आउटलेट है। जब ये पूरा तालाब भर जाता है तो उसका जो एक्सेस वाटर है वो सामने से निकल जाता है। इसका टोटल कैचमेंट एरिया जो है वो 6.5 हेक्टेयर का कैचमेंट एरिया है। तो ये जो जलकुंड का निर्माण है इसकी क्षमता लगभग 1200 क्यूबिक मीटर की ये क्षमता है और इसके अंदर जो है 250 माइक्रोन का प्लास्टिक शीट डली हुई है। प्लास्टिक शीट के ऊपर 4 इंच की मिट्टी डाल करके और ये सूखे पत्थरों से इसके ऊपर पिचिंग किया हुआ है। प्लास्टिक के ऊपर मिट्टी डालकर और पिचिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि प्लास्टिक की जो लाइफ है ये बढ़ जाती है और लगभग
10 से 15 साल तक इस स्ट्रक्चर्स में कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो इस तरह के प्लास्टिक रेखी जलकुंड निर्माण की काफ़ी आवश्यकता है। इस तरह का प्लास्टिक रेखी जलकुंड बनाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पानी का रिसाव बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, वो प्रदेश में काफ़ी स्तर पर इसको करने की ज़रूरत है। इसमें पानी लंबे समय तक रहता है और ख़ासकर गर्मी में भी पानी की उपलब्धता इसमें सुनिश्चित की जा सकती है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य में पपीता की खेती करके किसान अच्छी आय कमा रहे हैं और इसी लाभ को देखते हुए हमारे जो किसान पपीता का बाग लगाना चाहते हैं, वो इसके लिए कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें तथा किस प्रकार गड्ढों की खुदाई एवं पौधों का रोपण करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी। पपीता, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत जल्दी फलन वाला है और अच्छी उपज भी देता है तथा इससे अपन अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, पपीता की जो खेती है उसके लिए उष्ण जो कटिबंधीय जलवायु है वो अच्छी रहती है। लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उत्तम रहता है। बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ही ज़्यादा गर्मी इसके लिए नुकसानदायक होती है। पपीता की खेती लगभग अपन हर तरह की मृदा में कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी जल निकास वाली गहरी दोमट मृदा अच्छी होती है। अपने प्रदेश के जो किसान भाई पपीता की खेती करना चाहते हैं तो वे कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन कर उनकी समय से रोपाई करें ताकि उनको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, इसकी बहुत सारी उन्नतशील किस्में हैं जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से विकसित हैं, जैसे पूसा डेलिशियस है, पूसा मेजेस्टी, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्ना, कुर्ग हनीड्यू। इसके अलावा एक अधिक उपज वाली ताइवान जिसको अपन रेड लेडी 786 के नाम से भी जानते हैं। ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जिसको अपन उगा के काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा एक गमलों में या अपन जो किचन गार्डन के लिए एक पूसा नन्ना नाम की किस्म है जो कि 1 × 1 मीटर लगभग 3 फीट की दूरी पे अपन लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जो किस्में हैं वो किस्में दो तरह की होती हैं। इनमें एक लिंगी होता है, जैसा दूसरी जो किस्में होती है वो मादा उभय लिंगी होता है, जिसका मतलब होता है कि आपको एक ही पौधा लगाना पड़ेगा जिसमें नर और मादा जो फूल होंगे वो केवल एक ही पौधे पे मिलेंगे। किसान भाइयों, इसकी जो अपन पौध लगभग फरवरी मार्च में या अप्रैल मई के आसपास भी अपन इसकी तैयार कर सकते हैं। इनके जो बीज है वो प्रति हेक्टेयर के लिए लगभग 5 बीघा के लिए किसान भाइयों लगभग 250 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम बीज में लगभग 50 से 60 बीज होते हैं। इस प्रकार अपन इनकी जो पौध है पौध थैलियों में, जिसमें कि 1 भाग मिट्टी, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद तथा रेत को मिला के थैलियाँ भर लेते हैं। इसके अलावा थैलियाँ यदि अपने पास उपलब्ध नहीं है तो जो ज़मीन से उठी हुई क्यारियाँ हैं उनमें भी अपन इनकी पौध तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, पौध तैयार करने से पहले जो मिट्टी को अच्छी तरह उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए फॉर्मेल्डिहाइड जो बाजार में दवा आती है उससे अपन इसको उपचारित कर लेते हैं। उसके बाद में बीजों को भी किसान भाइयों अपने को उपचारित कर लेना चाहिए, जिसको जैसे डैम्पिंग ऑफ जो आर्द्र गलन जो बीमारी है उससे बचाव हो सके। किसान भाइयों, इसके लिए अपन को बीज बोने से पहले जो थायराम या बाविस्टीन है या कार्बेडाजिम जो अपने जो फफूंदनाशी है वो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। बीजों को अप्रैल से जून माह में लगभग 1 सेंटीमीटर की गहराई पे तथा 10 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर बो लिया जाता है। किसान भाइयों, इस तरह से अपन जो पौध तैयार करते हैं उसमें लगभग 3 या 4 महीने में अपनी पौध वो तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये लगभग 3 महीने की अपनी पौध हो चुकी है। किसान भाइयों, ये जो किस्म है ये ताइवान जो रेड लेडी 786 किस्म है जो कि मादा उभयलिंगी है। इसमें जो नर और मादा जो पुष्प हैं वो एक ही पौधे पे आते हैं। किसान भाइयों, जब खेत में अपन इनकी रोपण है वो वर्षा के समय लगभग जून, जुलाई और अगस्त
तक अपन करते रहते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए अपन जो गड्ढे, सबसे पहले अपन गड्ढे तैयार करते हैं। गड्ढे अपन अप्रैल मई, जिस टाइम बहुत ज़्यादा धूप, जो सनलाइट अपनी हो रही है, उस टाइम पर अपन गड्ढे तैयार कर लेते हैं। गड्ढे का जो आकार होगा वो 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर होगा, जिसका मतलब होगा कि 45 सेंटीमीटर गहरा, 45 सेंटीमीटर चौड़ा और 45 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। किसान भाइयों, पपीते की रोपाई करते समय आपको कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए तथा बुवाई करते समय कितना उर्वरक प्रति पौधे के हिसाब से मिलाएं, इसकी जानकारी लेते हैं। उसमें अपने को लगभग 10 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, थोड़ा सा अपने को नाइट्रोजन लगभग 100-150 ग्राम, इसके अलावा फास्फोरस और पोटास वो भी लगभग 100 ग्राम अपने को उस गड्ढे में भर देना है। उसके बाद में गड्ढे को अपने को बंद कर देना है और उसको अच्छी जो अपनी धूप है उसमें लगभग 15 से 20 दिन खुला छोड़ देना है। उसके बाद में जब किसान भाइयों जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, बारिश शुरुआत होती है लगभग जुलाई के समय, उस टाइम अपने को 2 × 2 मीटर, जिसका मतलब पौधे से पौधे एवं कतार की कतार से दूरी होगी वो 2 × 2 मीटर होगी अतार, जिसका मतलब होगा लगभग 6 × 6 फीट पे अपन इसकी पौधे की रोपाई कर देते हैं। किसान भाइयों, रोपण के तुरंत बाद अपने को इसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद में इसमें कोई ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं होती। किसान भाइयों, जो पौधा है वो लगभग 9 या 10 महीने बाद में फल देना स्टार्ट हो जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नया गांव, जिला मुरैना के कृषक श्याम कुमार शर्मा ने। यह गर्मी के मौसम में मधुमक्खी एवं मधुमक्खियों की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो श्याम कुमार शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा जानते हैं कि मधुमक्खी पालन जो है हम लोग जो है व्यावसायिक रूप में कर रहे हैं और मधुमक्खियों से जो है आपको विभिन्न तरह के उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि मधुमोम, प्रोपोलिस, पॉलन और मधुविष। जैसा कि देखने में आ रहा है, अभी गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और इसके कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में मधुमक्खी पालक भाई अपनी मधुमक्खियों को इसके द्वारा होने वाले कुप्रभाव से बचाने हेतु उनके बक्सों का किस तरह से प्रबंधन करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, देखा जाता है कि मधुमक्खी का जो गर्मियों में और बरसात में उनको खाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो है मधुमक्खी कम क्रियाशील हो जाती हैं। इस सीजन के लिए जो है आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और विशेष संक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी। किसान भाइयों, जैसा देखा जाता है कि गर्मी के सीजन में जो कि सबसे अच्छा तापमान मधुमक्खी पालन का वो 25 डिग्री के आसपास है। गर्मी में हमारे यहाँ लू चलती है और तापमान करीब 40 से ऊपर रहता है। इस दशा में मधुमक्खी का जो है वो काफ़ी नुकसान पहुँचता है उनकी कॉलोनियों को। तो जहाँ छायादार जगह हो, जहाँ तापमान 30 के आसपास हो, वहाँ पे मधुमक्खी के बॉक्सेस को रखना चाहिए और गर्म तापमान और लू से मधुमक्खी के बॉक्सेस को बचाना चाहिए। रही बात बरसात की, तो बरसात जून के आखिरी सप्ताह में जब प्रारंभ होगी तो उस समय भी जो है आपको बरसात से मधुमक्खी के बक्सेस को बचाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए आप जो है उसको छायादार जगह या मधुमक्खी के बॉक्सेस पे पॉलीथीन से कवर करके उनको बचा सकते हैं। अब बात करते हैं आहार प्रबंधन की। तो मधुमक्खी पालक भाई गर्मी और बरसात के मौसम में मधुमक्खियों से अधिक और अच्छी क्वालिटी का उत्पाद प्राप्त करने के लिए उनका किस तरह से करें आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, मधुमक्खी के भोजन के लिए आपको खास ध्यान देना पड़ेगा बरसात और गर्मी के मौसम में। तो आपको क्या करना है कि सबसे अच्छा जो फूल इस समय है, जो सबसे ज़्यादा भोजन उनको दे सकता है, वो है सूरजमुखी। सूरजमुखी का फूल जो है आप लगाएंगे तो उस फूल, क्योंकि पीले रंग का होता है, जो कि बहुत ही खास रंग होता है मधुमक्खियों के लिए, मधुमक्खियाँ उस पर बहुत आकर्षित होती हैं और उसमें एक फूल पे कम से कम 10 मधुमक्खी आराम से बैठ जाती है, क्योंकि बड़े होने की वजह से वो फूल मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जीनिया, गजेनिया जो है और कॉस्मोस पीले रंग का फूल जो है वो भी आप
लगा सकते हैं। ये तीनों जो फूल की वैरायटीज़ हैं ये पीले रंग की होती हैं जो मधुमक्खी को बहुत लुभाती हैं और मधुमक्खी पालन में आपका ये फूल की किस्में जो है वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। इसके साथ साथ बरसात में जो होता है उस समय भी फूल की उपलब्धता कम होती है, इसलिए खाने की उपलब्धता भी कम हो जाती है। तो बरसात में भी जो है आपको फूल के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है कि उस समय भी जो है मधुमक्खियों को फूल मिले और भोजन मिले। इसके लिए आपका पॉपुलर है, टीक का पौधा है, इसके साथ यूकलिप्टस है। ये तीनों पौधे जो है बरसात के आसपास के समय फूल आते हैं इसमें, और ये तीनों पौधे बरसात के समय मधुमक्खियों को खाना पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप अलग से चीनी का घोल बनाकर मधुमक्खी के जो बॉक्सेस हैं आपके उसमें जो है एक कटोरे में रख सकते हैं ताकि वो चीनी का घोल से अपना जो है भोजन प्राप्त कर सके। और पानी की व्यवस्था गर्मी में आपको उनके बॉक्सेस के आसपास और बॉक्सेस में भी कर सकते हैं आप, ताकि वो मधुमक्खी जो है गर्म हवा और लू से परेशान ना हो और खाना की जो अभाव मिलता है, पानी का अभाव होता है इस सीज़न में, उससे जो है उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अरहर की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी। श्री विधि से धान की स्वस्थ पौध तैयार करने की तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर भी सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।